गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। आई थिंक उसमें मैंने आपको कितनी कॉन्सेप्ट करवा दी थी? 10 ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लास्ट जो बची हुई थी वो मैंने आपको छुड़वाई हुई है, दैट वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में करवाते हैं। अब देखो, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो देखिए, कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस देखिए डियर, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, पहले तो आप लोग कन्वेंशंस का मीनिंग समझिए कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कन्वेंशंस मींस दोज गाइडलाइंस which are accepted by the accountant by a journal agreement। यानी कि कन्वेंशंस का मतलब होता है कि वो गाइडलाइंस जिनको अकाउंटेंट एक एग्रीमेंट के तहत, एक एग्रीमेंट के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट की तरह कोई फंडामेंटल ट्रूथ नहीं होते जिनको हर एक अकाउंटेंट एक्सेप्ट करता है या जो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं और अकाउंटेंट उन चीजों को जरूर मानते हैं। एक्चुअल में कन्वेंशंस एक प्रकार की गाइडलाइंस तो होती है, बट इनको फॉलो करना या ना करना अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हमें ये बताते हैं कि वी शुड फॉलो दिस, हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। अब अकाउंटेंट अपने एक एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करते हैं कि वेदर दे शुड एग्री अपॉन दिस और नॉट, तो उनको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशंस कहते हैं। तो देखो, कन्वेंशंस का मतलब आपकी बुक में बताया हुआ है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बी डिफाइंड एज ए custom or generally accepted practice which is adopted either by journal agreement or common consent among accountant। यानी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम लोग एक प्रकार से जर्नल प्रैक्टिस के रूप में अडॉप्ट करते हैं या जर्नल एग्रीमेंट या कस्टम्स के थ्रू अडॉप्ट करते हैं। तो देखो, मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सीधा सा लिखेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बी डिफाइंड एज ए कस्टम और जर्नल गाइडलाइंस व्हिच आर एक्सेप्टेड थ्रू ए एग्रीमेंट बिटवीन अकाउंटेंट। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपके पास बुक है, बुक में से पढ़िए, अदरवाइज मैं इसकी फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस में कोई नई लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज लगभग यही है। मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें, लीगल पोजीशन, तो देखो, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की लीगल एक्सेप्टेंस होती है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। कोई भी डिफरेंस अगर आपको पढ़ना है तो आप +1+2 में डिफरेंस को कुछ इस तरीके से स्टडी करते हैं। ये पैटर्न होगा, यहां पे तो लिखा जाएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस। हो सकता है आप लोगों ने 10th में भी कुछ इसी तरीके से पढ़ा हो। बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब कि किस बिहाफ के ऊपर आप डिफरेंस कर रहे हो। फिर यहां पे लिखा जाएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो जैसे बेसिस ऑफ डिफरेंस में आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर लीगली एक्सेप्टेड, यानी कि अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो लीगली एक्सेप्टेंस है, उसको हर एक बंदा लीगली फॉलो करता है।
जबकि अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम और यूजेस और जर्नल एग्रीमेंट। यानी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक प्रकार की गाइडलाइंस होती है जो कि कस्टम के ऊपर, रूल्स के ऊपर या जर्नल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। उनको हम एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे ये रूल पे या जर्नल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड जो पॉइंट है मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को। लेकिन जब हम अपने बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। उस समय अकाउंटिंग कन्वेंशंस का यूज किया जाता है। तो अच्छा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक assumptions ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, या फिर आप लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें लिखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड at the time of preparing the financial statement या preparing the profit and loss account and balance sheet। उसके बाद significance, अगला पॉइंट है significance। significance का मतलब होता है importance। तो देखिए they are the uniform set of rules, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, they are the uniform set of rules, वो एक प्रकार के रूल्स होते हैं which are followed in recording the transaction। यानी कि कहने का मतलब इट इज नेसेसरी टू फॉलो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जबकि कन्वेंशंस के बारे में कहेंगे दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि इनको फॉलो करना ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद रोल ऑफ पर्सनल। रोल ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि जो अकाउंटेंट होता है उसका क्या रोल होता है। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अकाउंटेंट का रोल नेग्लिजिबल होता है। अकाउंटेंट अपनी मर्जी से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बियास इन फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने में पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं होता, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करने में पर्सनल जजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंटेंट अपनी मर्जी से चीजों को क्या कर सकता है? मॉडिफाइड कर सकता है, प्लीज अकाउंटिंग कन्वेंशंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। यूनिफॉर्म एडॉप्टेशंस। यूनिफॉर्म एडॉप्टेशंस का मतलब है क्या उनको सभी एक ही तरीके से अडॉप्ट करते हैं? तो देखिए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं दे आर अडॉप्टेड इन यूनिफॉर्म मैनर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर अडॉप्टेड इन यूनिफॉर्म मैनर बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस। जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को एक ही वे में फॉलो करते हैं, एक ही तरीके से फॉलो करते हैं। व्हाइल अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड डिफरेंटली बाय डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस। अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइजेस अकाउंटिंग कन्वेंशंस को डिफरेंटली फॉलो करते हैं, अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डिफरेंस है, आप लोग इनको नोट डाउन भी कीजिएगा। इसकी फोटो मैं आपके पास भेज दूंगा नोट्स के रूप में, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितने प्रकार की होती है? देखो जिस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े उसी प्रकार देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो देखो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का जो हमारा फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस। देखो अकाउंटिंग की जो कन्वेंशंस है उसमें हमारी फर्स्ट कन्वेंशन आती है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है?
देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन इन अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईच एंड एवरीथिंग शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। यानी कि फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये कहती है कि हमें अपने बिजनेस में हर एक बात को, हर एक चीज को फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। देयर शुड बी नो मैटर विच इज केप्ट हिडन। यानी कि कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको आप अपने बिजनेस में हाइड करके चले, जिसको आप अपने बिजनेस में छुपा के चले। ठीक है, ईच एंड एवरी फैक्ट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। क्यों? कारण है, आप लोगों को पता है कि आपके बिजनेस में केवल और केवल आप ही इंटरेस्टेड नहीं होते, आपके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती है विच आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस एंड दे वांट टू गेट मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस। यानी कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेती है एंड दे वांट टू गेट मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस। वो आपके बिजनेस से रिलेटेड कई प्रकार की इंफॉर्मेशन जानना चाहती है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में किसी भी फैक्ट को, किसी भी छोटी से छोटी बात को छुपाया, ठीक है, हाइड किया, तो नो वन विल बिलीव यू। कोई बंदा आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस इन अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईच एंड एवरी फैक्ट शुड बी फुली डिस्क्लोज। ठीक है, देखो कोई भी बात अगर आप छुपा के चलोगे, लाइक भाई जैसे मान लो आज आप एक बिल्डिंग किराए पे लेकर उसमें बिजनेस रन करते हो। ठीक है, आपने उस बिल्डिंग को अपनी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास 50 लाख की बिल्डिंग है। ठीक है, जबकि वो बिल्डिंग आपकी नहीं है, वो बिल्डिंग किसकी है? किराए की है। कोई बंदा आपके साथ लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन करता है, इस बात को बिलीव करके कि आपके पास 50 लाख रुपीस की तो बिल्डिंग ही है, और लेटर ऑन ये पता चलता है कि आपने जो फैक्ट दिखा रखा था वो फैक्ट नहीं है, वो जो चीज डिस्क्लोज कर रखी है वो गलत है, तो वो बंदा आपके ऊपर क्लेम भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि ईच एंड एवरी फैक्ट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज, नो फैक्ट शुड बी केप्ट हिडन। कोई भी ऐसी बात ना हो, कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो जो आपने छुपाया हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी बात को भी छुपाओगे तो फ्यूचर में कोई भी बंदा आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। ठीक, अच्छा देखो, जैसे मैंने आपको कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बताया था, याद हो तो। कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट बी क्रिएटेड, लेकिन उनके क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को या कन्वेंशंस को फॉलो करने की वजह से आप लोग कंटीजेंट लायबिलिटी को भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए नोट रिप्रेजेंट करते हो। जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके नीचे नोट के रूप में लिखते हो कि भाई देयर इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीस इतना, इतने रुपए की कंटीजेंट लायबिलिटी है इसी कन्वेंशंस की वजह से। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर convention, each and every fact related to our business, should be fully disclosed, whether it is material or immaterial. देखो, अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस ईच एंड एवरी फैक्ट रिलेटेड टू अवर बिजनेस शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज वेदर इट इज मटेरियल और इमैटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और इमैटेरियल का मतलब होता है नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। यानी कि हर एक बात को फुल्ली डिस्क्लोज करो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। ठीक है, देखिए दिस इज द फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस, दिस इज द full disclosure convention
That's why contingent liabilities are also shown as a footnote. फुटनोट का मतलब होता है नीचे एक नोट के रूप में. फुटनोट, एज ए फुटनोट अंडर बैलेंस शीट. देखो, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस को फॉलो करने की वजह से ही हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी को भी अपनी बैलेंस शीट के नीचे एज ए फुटनोट रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी कन्वेंशंस हो गई? फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस हो. ठीक, इसके बाद फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस के बाद अगली जो नेक्स्ट कन्वेंशंस हमारे पास है, दैट इज मेटर्निटी कन्वेंशंस. देखो बेटा, सेकंड कन्वेंशंस हमारे पास आती है, दैट इज मेटर्निटी कन्वेंशंस. ठीक है, मेटर्निटी एक्चुअल में दिस कन्वेंशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रीवियस फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस. देखो, प्रीवियस में आपने फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि ईच एंड एवरी फैक्ट शुड बी फुली डिस्क्लोज वेदर इट इज मटेरियल और इमैटेरियल. भाई, आप अपने बिजनेस में हर एक फैक्ट को, हर एक चीज को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करो, चाहे वो फैक्ट, वो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो. ठीक है, जबकि मेटर्निटी कन्वेंशंस उस कन्वेंशंस की जस्ट अपोजिट है. ठीक है, मेटर्निटी कन्वेंशंस ये कहती है कि ईच एंड एवरी फैक्ट शुड नॉट बी फुली डिस्क्लोज. भाई, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब प्रिपेयर करते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते समय, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी फैक्ट शुड नॉट बी फुली डिस्क्लोज. हर एक फैक्ट को आप पूरी तरीके से डिस्क्लोज ना करो. ओनली दोज फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज विच आर मटेरियल. केवल उन्हीं फैक्ट को रिप्रेजेंट कीजिए, उन्हीं फैक्ट को दिखाइए जो आपके लिए मटेरियल है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओनली दोज फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज विच आर मटेरियल, विच आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, कारण है, देखो, ये कन्वेंशन ही कहते हैं कि इफ यू विल रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी फैक्ट, देन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम वेरी लेंथी. ठीक है भाई, अगर आप अपने बिजनेस की छोटी से छोटी बात को भी रिप्रेजेंट करोगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करोगे, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल है, देखो, जैसे आपकी बुक में हम लोगों ने फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस पढ़ी अभी. अगर आप अपनी बुक में देखोगे कि आपको फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस इतना बड़ा दिया हुआ है बुक में. ठीक है, लगभग अगर हम बुक की बात करें तो बुक में नियर बाई 20 लाइन्स में, 20 लाइन्स को जब आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करोगे तो वो 40 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगी. अब जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अगर हम 40 लाइन्स में अगर उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो 2 पेजेस के आसपास हो जाएगा. ठीक है, बुक में एक ही बात को रिपीट किया गया है कई बार तरीकों से, तो ठीक है, वो तो आप लोगों को समझाने के लिए बार बार एक ही बात को घुमा फिरा कर अलग अलग तरीकों से बताया गया. लेकिन जब आप नोट बनाओगे तो आप नोट बनाते समय केवल उन्हीं बातों को इंक्लूड करोगे विच आर इंपॉर्टेंट. अनइंपॉर्टेंट, अननेसेसरी फैक्ट शुड बी इग्नोर. यानी कि जो अननेसेसरी चीजें हैं, अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आप इग्नोर करके चलो. अदरवाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम वेरी लेंथी, वेरी बर्डनसम. यानी कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएंगे. तो इसलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेटर्निटी कन्वेंशंस, ओनली द मटेरियल फैक्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके थ्रू केवल और केवल मटेरियल फैक्ट को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए. इमैटेरियल फैक्ट शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वी कैन से दैट इमैटेरियल फैक्ट शुड बी इग्नोर. यानी कि जितने भी इमैटेरियल फैक्ट हैं, जिन फैक्ट की, जिन बातों की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए. ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? दिस कन्वेंशन, पहली बात तो दिस कन्वेंशन
is just opposite of full disclosure कन्वेंशन। देखो ये लिखा गया कि दिस कन्वेंशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशंस, according to this convention, comma, only material fact, only material, material के ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, only material या इंपॉर्टेंट फैक्ट should be presented, should be presented through our financial statements, through our financial statements. Immaterial fact, immaterial fact should be ignored, otherwise importance of financial statement will be ended, अदरवाइज जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस होती है वो खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसीडर सो मच इंपॉर्टेंट। भाई अगर आपने मान लो इमेटीरियल फैक्ट को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी बंदे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, दोज पर्सन हु गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल फाइंड आउट इट डिफिकल्टी टू गेट द इंफॉर्मेशन। भाई मैंने वही बात बताई कि अगर आप एक ही चीज को या अननेसेसरी चीजों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करोगे, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, जो बंदे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू यूजफुल इंफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं, वो बंदे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये समझेंगे कि हेडेक का सौदा है, इनसे कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास था मेटरलिटी कन्वेंशंस। देखो बेटा आज के लिए आप इतना ही कीजिए। आई थिंक आप लोगों के जो टेस्ट चल रहे हैं उन टेस्ट में थोड़ा सा आप लोग बिजी भी होंगे, तो हम लोग ज़्यादा काम ना करवाते हुए इतना सही करवा रहे हैं। ठीक है, एक आपकी कन्वेंशंस बच रही है, एक आपकी कॉन्सेप्ट बच रही है, तो कल एक छोटी सी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें वो दोनों टॉपिक आपके कवर होंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।